टेल ऑफ टेल्स। इस मूवी में हमें 3 कहानियाँ दिखाई जाती हैं। सबसे पहली कहानी में हम लॉक्ट्रेलस नाम के किंगडम को देखते हैं। वहाँ के राजमहल में सर्कस का शो चल रहा था। हम देखते हैं कि उन सर्कस परफॉर्मर्स में से एक परफॉर्मर प्रेग्नेंट है। उसे देखकर रानी वहाँ से उठकर चली जाती है और राजा भी उसके पीछे पीछे जाता है। जब राजा रानी के चैम्बर के अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि रानी ने पूरे चैम्बर की चीज़ों को तोड़ दिया है और वो रो रही है। दरअसल रानी माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। उन लोगों ने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया था, लेकिन कोई भी रानी का इलाज नहीं कर पाया। राजा रानी से वादा करता है कि वो कुछ भी करके उसका इलाज करवाएगा। उसी रात महल में एक जादूगर आता है और वो ये दावा करता है कि वो रानी का इलाज कर देगा। राजा उसे बताता है कि पहले भी बहुत लोग आ चुके हैं, लेकिन कोई भी रानी का इलाज नहीं कर पाया है। वो जादूगर उनसे कहता है कि रानी माँ बन सकती है, लेकिन ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि राजा अपनी रानी के लिए क्या कर सकता है। राजा कहता है कि वो अपनी रानी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब वो जादूगर उन्हें बताता है कि उसे नेचर की बहुत नॉलेज है और नेचर हमेशा बैलेंस बना के रखती है। अगर आपको नेचर से कुछ चाहिए तो आपको उसके बदले में नेचर को भी कुछ देना पड़ेगा। यानी अगर आपको एक लाइफ चाहिए तो आपको एक लाइफ भी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इस बात को राजा और रानी मान जाते हैं और वो जादूगर जैसा बोले वैसा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब वो जादूगर उन्हें बताता है कि राजा को एक सी मॉन्स्टर को पकड़कर उसका दिल निकालना होगा और एक प्योर और अनमैरिड औरत से उस दिल को पकवाना होगा और रानी को इस दिल को खाना पड़ेगा। इस दिल को खाकर रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अब राजा और रानी उसका कहा हुआ करने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन राजा सी मॉन्स्टर के हंट पर चला जाता है। उसे वो मॉन्स्टर एक नदी के अंदर मिलता है। जब वो मॉन्स्टर सो रहा होता है तो राजा उस पर अटैक कर देता है। राजा उस सी मॉन्स्टर को तो मार डालता है, लेकिन इसमें वो खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन मरने से पहले वो सी मॉन्स्टर का दिल निकाल देता है। रानी वहां आकर एक कपड़े में लपेटकर उस मॉन्स्टर के दिल को लेकर महल चली जाती है। महल में उसे एक प्योर और अनमैरिड नौकरानी मिल जाती है और उसी को इस दिल को पकाने का काम दिया जाता है। हम देखते हैं कि जब वो नौकरानी इस दिल को पका रही होती है तो उसे बहुत ही अजीब सी सेंसेशन फील होती है और अचानक से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद रानी उस दिल को खाती है और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस रानी और उस मेड को एक साथ ही बच्चे होते हैं। उन दोनों को लड़के होते हैं और वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। अब यहाँ से मूवी 16 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। रानी के लड़के का नाम अलायस और उस मेड के लड़के का नाम जोना होता है। वो दोनों लड़के बिल्कुल किसी ट्विंस की तरह दिखते हैं। उनके बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी और उनके बीच की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। रानी अपने बेटे अलायस के साथ में बहुत ही खुश रहती है। उसकी लाइफ की सारी कमी दूर हो चुकी थी। लेकिन वो दोनों बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे। उनके सफ़ेद बाल उस सी मॉन्स्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जब रानी को उन दोनों की दोस्ती के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे अलायस को जोना के साथ रहने के लिए मना करती है और उसे समझाती है कि वो एक राजकुमार है और जोना एक मामूली सी मेड का बच्चा है। लेकिन अलायस उसकी बात नहीं मानता और वो जोना से मिलना कंटिन्यू करता है। अब हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों लड़के पानी के अंदर सांस ले सकते थे। अब रानी जोना की माँ को धमकाती है कि अगर उसने जोना को अलायस से मिलने से नहीं रोका तो वो उसे और जोना दोनों को देश से बाहर निकाल देगी। लेकिन वो दोनों लड़के नहीं मानते और वो रोज मिलने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब जोना एक दिन अलायस के कपड़े पहनकर रानी के पास आता है और जब रानी को सच का पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जोना को राज्य से बाहर निकाल देती है। अलायस जोना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जोना को नहीं रोक पाता। अब जोना अपनी नाइफ से एक पेड़ को काटता है और वहाँ से पानी निकलने लगता है। वो अलायस से कहता है कि जब तक ये पानी साफ रहेगा इसका मतलब है कि मैं जिंदा हूँ, और जैसे ये पानी लाल हो जाएगा तो तुम समझ जाना कि मेरी लाइफ खतरे में है। इतना कहकर जोना वहाँ से चला जाता है। अब अलायस रोज उस पानी को चेक करता है। एक दिन वो पानी लाल हो जाता है और अलायस बिना अपनी माँ को बताए जोना को ढूंढने निकल जाता है।
बहुत समय तक ढूंढते रहने के बाद जोना अलायस के घर पहुंचता है। उसे पता चलता है कि जोना ने एक लड़की से शादी कर ली है। वहाँ के सब लोग अलायस को ही जोना समझते हैं क्योंकि उन लोगों के फेशियल फीचर्स बिल्कुल सेम ही थे। अलायस को पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल में गया था और अभी तक वापस नहीं आया है। इसके बाद अलायस जोना को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर रानी भी अलायस को बहुत ढूंढती है और जब उसे अलायस नहीं मिलता तो वो वापस से उसी जादूगर के पास में जाती है। वो जादूगर उसे वापस से यही बात कहता है कि अगर तुम्हें एक लाइफ चाहिए तो एक लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और रानी उसके साथ चली जाती है। एक अनजान जगह पर जोना जख्मी हालत में गुफा के अंदर होता है। वहाँ उस पर एक उड़ने वाला क्रीचर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। अब जोना की आवाज़ सुनकर अलायस उसे ढूंढ लेता है और वहाँ आकर उस क्रीचर को अपनी तलवार से मार डालता है, इस बात से अनजान कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। वो जोना को अपने घर छोड़कर अपने राज्य में वापस आ जाता है और वहाँ पर आकर वो राज्य का राजा बन जाता है। अब यहाँ पे हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है और अब हमारी सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है। सेकंड स्टोरी में हम एक अय्याश राजा को देखते हैं जो हर समय औरतों से घिरा रहता है और शराब के नशे में डूबा रहता है। वो अपने लिए एक रानी ढूंढ रहा होता है। उसे लगता है कि वो अपनी दौलत के बल पर जिससे चाहे उससे शादी कर सकता है। अब इसके बाद हमें 2 बहनें एमा और डोरा दिखाई जाती हैं। वो दोनों बहुत बुरी रहती हैं और अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई रहती है। वो दोनों महल के पास रहती हैं। वो अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी। उन दोनों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उनकी आवाज़ बिल्कुल किसी जवान और खूबसूरत लड़की की तरह लगती थी। अब एक दिन राजा महल की खिड़की से डोरा को गाना गाते हुए सुन लेता है और तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। वो डोरा से मिलने का डिसाइड करता है। इसके बाद राजा डोरा के घर जाकर उसके घर पर नॉक करता है। अब वो दोनों बहनें बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर राजा को उनकी अपीयरेंस के बारे में पता चलेगा तो वो उन दोनों से बहुत गुस्सा हो जाएगा। अब काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो दोनों एक प्लान बनाती हैं और डोरा राजा को 1 हफ्ते बाद आने का बोल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बहनें अपनी उंगलियों को सुंदर दिखाने की बहुत कोशिश कर रही हैं। डोरा अपनी उंगलियों को बहुत दिनों तक जड़ी बूटियों में डाल के रखती है, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता। उधर एमा बहुत दिनों तक अपनी उंगली को अपने मुंह में ही डाल के रखती है और इससे उसकी उंगली काफ़ी हद तक अच्छी लगने लगी थी। अब 1 हफ्ता भी बीत चुका होता है और ये राजा के आने का टाइम था। जब राजा आता है तो डोरा उसे एमा की उंगली दिखा देती है। अब राजा उससे और ज़्यादा प्यार करने लगता है और वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। अब वो दोनों बहनें और ज़्यादा डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि अगर राजा को अब सच का पता चला तो वो तो इन दोनों को जान से ही मार देगा। इसलिए डोरा राजा के सामने ये शर्त रखती है कि वो उसके साथ पूरे अंधेरे में ही इंटीमेट होगी और राजा उसकी ये शर्त मान जाता है। अब हम देखते हैं कि एमा डोरा के रिंकल्स को ग्लू कर रही होती है। राजा का एक सिपाही डोरा को लेने के लिए आता है और डोरा राजा के साथ में इंटीमेट होती है। लेकिन जब सुबह राजा डोरा का चेहरा देखता है तो उसे सच का पता चल जाता है और वो गुस्से में अपने सिपाहियों से कहकर डोरा को खिड़की से नीचे फेंकवा देता है। लेकिन डोरा किसी तरह से मरने से बच जाती है। अब वहीं जंगल में उसके पास एक चुड़ैल आती है। वो डोरा को अपने मैजिक से जवान और खूबसूरत बना देती है। अगले दिन राजा जब शिकार पर जंगल में आता है तो वो इस नई खूबसूरत और जवान डोरा के प्यार में पड़ जाता है और उसे अपनी रानी बना लेता है। अब डोरा को ये तो नहीं याद रहता कि वो इतनी खूबसूरत और जवान कैसे बन गई, लेकिन उसे अपनी बहन याद रहती है। वो अपनी बहन को अपनी शादी में बुलाती है। एमा को भरोसा ही नहीं होता कि डोरा इतनी खूबसूरत और जवान हो गई है। वो डोरा से लगातार पूछती रहती है कि वो इतनी खूबसूरत और जवान कैसे हुई। इस बात पर डोरा सरकास्टिक वे में कह देती है कि उसने अपनी पुरानी चमड़ी उतार दी और एमा उसकी बात को सच मान जाती है। वो एक लोहार के पास जाके उससे एक नेकलेस के बदले में अपनी पुरानी स्किन उतारने के लिए कहती है और वो लोहार उसकी बात मान जाता है। वो उसे जंगल में ले जाकर एक पेड़ से बांधकर उसकी चमड़ी उतार देता है। इसके बाद एमा वैसी ही हालत में महल वापस आती है और जल्दी ही मर जाती है। अब हम देखते हैं कि उस विच के मैजिक का भी असर कम होने लगा था और डोरा वापस से बूढ़ी होने लगी थी। जब डोरा को उसका एहसास होता है तो वो
महल से भाग जाती है और यहीं पर हमारी सेकंड स्टोरी भी एंड हो जाती है। अब यहीं से हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत होती है। तीसरी कहानी की स्टार्ट में हम एक राजा को देखते हैं जिसका बर्ताव बहुत ही अजीब होता है। उसकी रानी भी बहुत पहले गुजर चुकी होती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम वायलेट होता है। वायलेट की अभी तक शादी नहीं हुई रहती है। अब एक दिन राजा देखता है कि एक पैरासाइट उसका खून पी रहा है और राजा उस पैरासाइट को हटाने की जगह पे अपना खून पीने देता है। वो उस पैरासाइट को एक कांच के डिब्बे में रखता है और रोज उसे अपना खून पिलाता है। अब देखते ही देखते वो पैरासाइट भी बड़ा हो जाता है और उधर वायलेट भी बड़ी हो जाती है। वो अपने लिए एक राजकुमार के सपने देखने लगती है, लेकिन उसका नकारा राजा पिता तो अपने उस पैरासाइट पेट के साथ ही बिजी रहता है। अब एक दिन राजा का पैरासाइट पेट बहुत बीमार होता है और वो मर जाता है। इस बात से राजा बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब वो उस पैरासाइट की स्किन उतार लेता है और वो वायलेट से उसकी शादी के बारे में बात करता है। इस बात को सुनकर पहले तो वायलेट बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जब राजा उसे बताता है कि वो एक प्रतियोगिता रखेगा और जो भी इस प्रतियोगिता को जीत जाएगा राजा उससे वायलेट की शादी करा देगा, तो ये सुनकर वायलेट को थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि वो अपने लिए अपने आप से ही पति ढूंढना चाहती थी। लेकिन इसके बाद भी वो राजा के इस फैसले को स्वीकार कर लेती है। अब इस कंपटीशन के बारे में हर जगह पर ऐलान हो जाता है और बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राजा सबके सामने ये शर्त रखता है कि जो भी इस पैरासाइट का नाम गेस कर लेगा राजा उससे वायलेट की शादी करा देगा। अब कोई भी उस पैरासाइट का नाम गेस नहीं कर पाता क्योंकि किसी ने भी उस पैरासाइट को इतना बड़ा होते कभी देखा ही नहीं था। तभी वहाँ पर एक बदसूरत सा जायंट आता है और वो भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बोलता है। अब राजा बेझिझक उसको हाँ बोल देता है और वो जायंट एक बार में सुनकर ही उस पैरासाइट का सही नाम गैस कर लेता है। अब इस बात से वायलेट बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो छत पर जाकर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन राजा वहाँ आकर उसे समझाता है कि अब उसने जबान दे दी है और अब वो इससे नहीं मुकर सकता। अब राजा की बात को वायलेट मान जाती है और वो नीचे आ जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो जायंट वायलेट को पहाड़ों में लेके जाता है और वहाँ पर उसे रखता है। वायलेट वहाँ पर कई दिनों तक रोती रहती है। फिर जब एक दिन वो जायंट शिकार पर जाता है तो वायलेट पास की पहाड़ पर एक औरत को देखती है और उससे हेल्प मांगती है और उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है। वो औरत उसे सिंपैथी शो करती है और अगले दिन उसकी हेल्प करने का वादा करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो औरत अपने पूरे परिवार को लेके वहाँ आती है और वायलेट को बचा लेती है, लेकिन तभी वो जायंट भी वहाँ पे आ जाता है। लेकिन वो लोग उस रस्सी को काट देते हैं और वो जायंट नीचे गिर के मर जाता है। लेकिन वो जायंट मरा नहीं होता है। कुछ समय बाद वो जिंदा बचकर वापस आ जाता है और उस औरत के पूरे परिवार को एक एक करके मार डालता है। वो वायलेट को एक गुफा के तक उसका पीछा करता है और उसे हक करने लगता है। अब वायलेट भी उसे ऐसा शो करती है कि उसे उसकी बहुत चिंता है, लेकिन मौका मिलते ही वो चाकू से उसे मार डालती है। इसके बाद वायलेट उस जायंट का कटा हुआ सर लेकर महल पहुंचती है और उसे सबके सामने रख देती है। वो अपने पिता से कहती है कि ये पति आपने मेरे लिए चुना था और रोने लगती है। राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो भी बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब वायलेट रानी बन जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो ये था मेरा टेल ऑफ टेल्स मूवी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।